वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल इंद्रप्रस्थ समाचार में। पेश करते हैं आज की ताज़ा खबरें। 14 मई शनिवार की ताज़ा खबरें और प्रमुख समाचार। दिल्ली के मुंडका में भीषण अग्निकांड में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी, सीएम केजरीवाल सहित तमाम नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। ज्ञानवापी में आज सुबह 8 बजे से शुरू हुआ सर्वे अब खत्म हो गया है। रविवार को फिर से एक बार सर्वे की शुरुआत होगी। दिल्ली के कनॉट प्लेस में आज सांसद नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और इस दौरान उनके पति रवि राणा सहित तमाम समर्थक मौजूद रहे। देश और दुनिया के आज के ताज़ा घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको आज के ताज़ा समाचार। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। नंबर 1, चिंतन शिविर में भविष्य की राह तलाशने के लिए अतीत का सहारा ले रही है कांग्रेस नव संकल्प चिंतन शिविर में कांग्रेस भविष्य की राह तलाशने के लिए अतीत का सहारा ले रही है। पार्टी ने इस बार शिविर में कई ऐसे नेताओं के पोस्टर लगाया है जिन्हें या तो वो भूल चुकी थी या फिर याद नहीं करना चाहती थी, लेकिन चुनावी राजनीति में एक के बाद एक चुनाव हारने के बाद अब उसे अपने उन्हीं पुराने नेताओं की याद आ रही है। कल तक जिस पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को पार्टी चिमटे से भी नहीं छूना चाहती थी, आज उसी नरसिम्हा राव की तस्वीरों और स्लोगन से चिंतन शिविर भरा पड़ा है। कुछ इसी तरह से देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, लाला लाजपत राय की भी तस्वीर चिंतन शिविर में प्रमुखता से लगाया गया है। बदलाव पर भी चर्चा। यूं तो चिंतन शिविर में पार्टी संगठनात्मक सुधार और बदलाव पर चर्चा कर ही रही है, लेकिन पहली बार पार्टी को इस बात का भी एहसास हो गया है मोदी के इस दौर में अब नेहरू गांधी के सहारे चुनावी वैतरणी नहीं पार कर सकती है। उसके लिए अब उसे अतीत और इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा जिसे जानबूझकर अब नेपथ्य में छिपा दिया गया था। ये कांग्रेस की राजनीतिक मजबूरी ही है कि जिस नरसिम्हा राव, राजेंद्र प्रसाद, लाजपत राय की एक भी तस्वीर कांग्रेस के मुख्यालय में नहीं है, उसे अब चिंतन शिविर के माध्यम से पुनर्जीवित किया जा रहा है। मोदी सरकार ने महानायकों को बनाया राष्ट्रीय धरोहर। हाल के सालों में या यूं कहे कि नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने जिन महानायकों को कब्र में दफन कर दिया था, जो स्वाधीनता आंदोलन महानायक थे, जिन्हें गांधी परिवार तिरस्कृत करता रहा, मोदी ने उन्हें राष्ट्रीय धरोहर बना दिया। फिर चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल या अंबेडकर हो, मोदी ने न सिर्फ बीजेपी में इन्हें आत्मसात किया, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए कांग्रेस से उनको छीन लिया। बाकी बचे भगत सिंह और अंबेडकर पर आम आदमी पार्टी ने अपना कॉपीराइट बना लिया। कांग्रेस हो रही है मजबूर। सियासी तौर पर सिकुड़ती कांग्रेस सत्ता से बेदखल तो हो ही गई है, अब उसके सामने चुनौती अपने अस्तित्व के खतरे का है। लगभग 9 साल बाद कांग्रेस अपनी दुर्गति पर आत्मचिंतन कर रही है। चुनाव जीतने से लेकर संगठन की ढीली गांठ को कसना अब कांग्रेस के लिए सिर्फ जरूरी ही नहीं, जिंदा रहने की मजबूरी बन गई है। ऐसे में पार्टी को ये एहसास होना कि उसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड, नेहरू गांधी ब्रांड, उसे जनता का वोट दिलवाने में नाकामयाब हो रही है, उसे अपने पुरानी पीढ़ी की तरफ वापस लौटने को मजबूर कर रहा है। चिंतन शिविर को ये बात और दिलचस्प बनाता है वो ये है कि इस बार दूसरे नेताओं की तस्वीर नेहरू गांधी के मुकाबले ज्यादा लगाई गई है। पार्टी की रणनीति है को इन तस्वीरों में नए रंग भरकर वो आने वाले दिनों में जनता में अपनी स्वीकार्यता को बढ़ा सके, साथ ही अपने पुराने ब्रांड को चमकाकर फिंकी पर रही पार्टी में नई जान डाल सके। नंबर 2, ज्ञानवापी पर बोले अजदुद्दीन ओवैसी, हम दूसरी मस्जिद नहीं खोने देंगे। अदालत के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे का काम शुरू हो चुका है। सर्वे के पहले दिन 2 बड़े बयान आए। हिंदू पक्ष के वकील का कहना है कि कल्पना से ज्यादा है, यानी कि सर्वे में जो कुछ मिला है वो सोच से अधिक है। तो दूसरी तरफ एआईएमआईएम मुखिया अजदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम दूसरी मस्जिद नहीं खोने देंगे, हम बाबरी मस्जिद पहले ही खो चुके हैं। सभी पार्टियां मुस्लिमों को डराने में लगी हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों चुप हैं। उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह से नफरत का माहौल बनाया गया है, उसकी वजह से आने वाले समय में सौहार्द को गंभीर खतरा पैदा होने वाला है। वोट बैंक की राजनीति के लिए एक वर्ग मुस्लिम समाज को डरा रहा है, तो दूसरे धड़े जो अल्पसंख्यकों के दम पर सरकार में आने का सपना देखते हैं, उनकी चुप्पी हैरान करने वाली है। कल्पना से ज्यादा सबूत। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में प्रवेश करने से पहले हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने कहा कि अधिवक्ता आयुक्त अजय मिश्रा ने सर्वे टीम के सभी सदस्यों को सुबह 7:30 बजे विश्वनाथ मंदिर परिसर के गेट नंबर 4 पर हाजिर होने का निर्देश दिया था।
अधिकारियों के अनुसार परिसर की वीडियोग्राफी के लिए विशेष लाइट और कैमरे की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही सोहनलाल आर्या ने कहा कि वो ज्यादा कुछ कहेंगे तो अदालत की अवमानना होगी, लेकिन वो इतना जरूर कह सकते हैं कि जितना सोचा गया था उससे कहीं अधिक है। यथास्थिति रहे बरकरार। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कांग्रेस के चिंतन शिविर से इतर संवाददाताओं से यह भी कहा कि धर्म सर्वेक्षण अधिनियम 1991 को तत्कालीन पीवी नरसिंह राव सरकार ने इसी टकराव से बचने के लिए पारित किया था। उन्होंने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी परिसर के वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के बारे में पूछे जाने पर कहा, धर्मस्थल अधिनियम 1991 को गहन विचार विमर्श करके पारित किया गया था। इससे राम जन्मभूमि को अलग रखा गया था। हमारा मानना है कि धार्मिक स्थल जिस स्थिति में है और थे उसी स्थिति में रहने चाहिए। इनमें किसी तरह का बदलाव नहीं होना चाहिए, अन्यथा बड़ा टकराव होगा। इसी टकराव को खत्म करने के लिए तत्कालीन नरसिंह राव सरकार ने इसे पारित किया था। नंबर 3, जाने सवे के पहले दिन ज्ञानवापी मस्जिद परिसर से क्या क्या मिला। ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर के पहले दिन का सवे बिना किसी बाधा के संपन्न हो चुका है। पहले दिन के सवे में तहखाने के 2 कमरों की वीडियोग्राफी कराई गई। पहले दिन क्या हुआ हासिल हुआ उस पर हर किसी की नजर है। बताया जा रहा है कि परिसर में कुछ खंडित मूर्तियां मिली तो बाहरी हिस्से में कमल के फूल और स्वास्तिक के निशान मिले। मुस्लिम पक्षकार ने कहा कि अदालत के आदेश पर सवे का काम हो रहा है। जब यह जानने की कोशिश की गई कि सवे किस क्रम में किया जा रहा है तो पता चला कि पहले तहखान, फिर मस्जिद का ऊपरी हिस्सा और बाद में श्रृंगार गौरी का सवे होगा। मामले को लेकर अगर उच्चतम न्यायालय हमें नोटिस जारी करता है तो हम अपना पक्ष रखेंगे। मेरे हिसाब से ऐसा होना नहीं चाहिए। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन। सवे के पहले दिन क्या क्या मिला। 1, खंडित मूर्तियां। 2, स्वास्तिक के निशान। 3, कमल के फूल। कल्पना से कहीं अधिक साक्ष्य। हिंदू पक्ष का कहना है कि हम जितनी कल्पना कर रहे थे उससे कहीं अधिक सबूत मिले हैं। शनिवार को सवे का पहला दिन था और 1/4 हिस्से का ही सवे हुआ है। अभी 3 दिन का सवे बाकी है। जिन जिन सबूतों के दावे हिंदू समाज की तरफ से किए जा रहे थे वो सारे सबूत एक एक कर मिल रहे हैं। जहां तक आज के सवे का सवाल रहा तो दोनों पक्षों की तरफ से सहयोग प्रशासन को दिया गया। हिंदू पक्ष की तरफ से तो प्रतिवाद किसी तरह का था ही नहीं, लेकिन अच्छी बात यह रही कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी सहयोग मिला। नंबर 4, केजरीवाल सरकार ने दिए मुंडका अग्निकांड की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश। मृतक परिवार को 10 लाख का मुआवजा। दिल्ली के मुंडका में जिस जगह शुक्रवार को आग लगी थी वहां आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहुंचे और ताजा हालात का जायजा लिया। इस हादसे में अभी तक 27 लोगों की मौत हो गई है जबकि 12 लोग घायल हैं, जिसमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। दिल्ली सिविल डिफेंस के मुताबिक इस अग्निकांड में अब भी 29 लोग गायब हैं जिनकी तलाश की जा रही है। मुआवजे का ऐलान। घटना पर दुख प्रकट करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली सरकार ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। यह एक भीषण आग थी। कई लोग मारे गए थे और उनके शरीर इस हद तक जल गए थे कि उनकी पहचान नहीं की जा सकती थी। हमने लापता और मृतकों की पहचान के लिए मदद तैनात की है। कई सवाल हो रहे हैं खड़े। हादसे को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। दिल्ली में इस तरह की इमारत को 2 तरह की एजेंसी एनओसी देती है। इमारत बनाने की मंजूरी एमसीडी देती है जबकि फायर के लिए एनओसी दिल्ली फायर डिपार्टमेंट देता है। इस इमारत के मालिक के पास फायर डिपार्टमेंट से एनओसी नहीं थी। इसके अलावा सवाल ये भी, इस तरह की इमारत में जब एक ही एग्जिट गेट था तो इसके कमर्शियल इस्तेमाल की एमसीडी ने इजाजत कैसे दी। नंबर 5, छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट हुए जारी। इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीजीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आज यानी 14 मई 2022 को जारी कर दिए हैं। इसकी घोषणा दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की गई। दोनों कक्षाओं के नतीजे साथ में घोषित किए गए हैं। परिणाम को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट CGBSA.NIC.IN पर लाइव कर दिया गया है। हालांकि तकनीकी कारणों के चलते परीक्षार्थियों को अपना स्कोर कार्ड चेक करने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। रिजल्ट चेक करने के लिए स्टूडेंट्स को CGBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। लॉग इन करने के लिए आवश्यक क्रेडेंशियल जैसे रोल नंबर, पंजीकरण संख्या या सत्यापन कोड दर्ज करना होगा। CGBSE कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा 2 मार्च से 30 मार्च 2022 तक आयोजित की गई थी। वहीं कक्षा 10 की परीक्षा 3 मार्च से 23 मार्च 2022 तक आयोजित की गई थी।
परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक चली थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में घोषणा की थी, जिसके तहत इस वर्ष की कक्षा 10 और 12 के सभी बोर्ड टॉपर्स को मुफ्त में हेलीकॉप्टर की सवारी कराई जाएगी। CGBSE क्लास 10th 12th रिजल्ट 2022 ऐसे चेक करें। परिणाम रिजल्ट चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट cgbsi.nic.in पर जाएं। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परिणाम 2022 के लिंक पर क्लिक करें। परिणामों के लिए दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें। दिए गए फील्ड में अपना विवरण दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। परिणाम डाउनलोड करें और आगे के संदर्भ के लिए उसका एक प्रिंट आउट लें। CGBSE क्लास 10th 12th एग्जाम ऑफलाइन मोड में हुई थी परीक्षा। इस साल कक्षा 10 और 12 की सभी बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में आयोजित की गई थी। परिणाम एवं स्कोर कार्ड ऑनलाइन चेक किए जा सकते हैं। मेन मार्कशीट स्कूलों से प्राप्त कर सकते हैं। पिछले साल छत्तीसगढ़ में कक्षा 12 के छात्रों ने अपने घरों से बोर्ड परीक्षा दी थी। परीक्षा केंद्रों पर सभी छात्रों को प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं दी गई और उन्हें प्राप्त होने के 5 दिनों के भीतर जमा करने का निर्देश दिया गया था। नंबर 6, पाकिस्तान ने भारतीय मछुआरों पर की गोलीबारी। नाव सहित 8 मछुआरे पाकिस्तान के कब्जे में। पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने शुक्रवार देर रात पाकिस्तान के साथ सटी समुद्री सीमा के पास एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव अल किरमानी को अपने कब्जे में ले लिया। इसमें सवार 8 चालक दल भी पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसी की गिरफ्त में है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी एजेंसियों द्वारा भारतीय मछुआरों पर गोलीबारी की खबरों का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल इस खबर के विस्तृत विवरण की प्रतीक्षा है। कुछ दिन पहले पकड़ी गई थी पाकिस्तानी नाव। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने गुजरात के भुज में एक पाकिस्तान नाव जब्त कर लिया था। BSF ने बताया कि 4 मई को सुबह 11:15 बजे BSF भुज गश्ती दल ने हरामी नाला में BP नंबर 1158 के पास पाकिस्तानी नाव की गतिविधियां देखी, जिसमें 3-4 पाकिस्तानी मछुआरे बैठे थे। BSF के गश्ती दल को देखकर पाकिस्तानी मछुआरे अपनी नाव छोड़कर दलदली इलाके का फायदा उठाकर भाग गए। बल ने बताया कि इसके बाद मौके पर पहुंचे जवानों को नाव में मछली पकड़ने के जाल और अन्य उपकरण मिले, लेकिन वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं देखा गया। बयान में कहा गया है कि इंजन रहित नाव की जब्ती के बाद क्षेत्र में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान कोई अन्य नाव नहीं मिली। आपको बता दें कि हरामी नाला क्रीक भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। इसका दलदली इलाका मछली की कई किस्मों का घर है और पड़ोसी देश के मछुआरों को आकर्षित करता है। पड़ोसी देश के मछुआरे इस क्षेत्र में नियमित अंतराल पर BSF द्वारा भारत के अधीन आने वाली नदी में प्रवेश करने के बाद पकड़े जाते हैं। नंबर 7, दिल्ली में किया नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा का पाठ। पति रवि राणा और समर्थकों संग पहुंची CP के मंदिर में। दिल्ली में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने पहले पैदल मार्च निकाला और फिर कनॉट पैलेस के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के दर्शन कर अपने पति रवि राणा तथा समर्थकों संग हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान नवनीत के पति रवि राणा के अलावा बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र के CM के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए नवनीत राणा को अप्रैल में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बाद में वो जमानत पर बाहर आए। किया था ऐलान। इससे पहले नवनीत राणा ने ऐलान किया था कि वह शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी के कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा के पाठ का नेतृत्व करेंगी और शिवसेना के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के शासन से महाराष्ट्र को बचाने के लिए प्रार्थना करेंगी। वहीं आज ही उद्धव ठाकरे का मुंबई में एक जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। हनुमान चालीसा पाठ करने को लेकर विवाद के बाद राजद्रोह के आरोपों का सामना कर रही निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने विवादास्पद कानून पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने का स्वागत किया। हो चुकी हैं गिरफ्तार। आपको बता दें कि राणा दंपति को 23 अप्रैल को भारतीय दंड संहिता की धारा 153A और 124A के तहत गिरफ्तार किया गया था, जब उन्होंने घोषणा की थी कि वे उपनगरीय बांद्रा स्थित ठाकरे के निवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जमानत पर रिहा होने के तुरंत बाद उनकी चिकित्सीय जांच हुई थी। नवनीत राणा ने कहा था, अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों को निशाना बनाने के लिए राजद्रोह कानून लाए। सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए हम पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। हमें आज उच्चतम न्यायालय से न्याय मिला है। मैं इसके लिए अदालत, कानून मंत्री और प्रधानमंत्री को धन्यवाद देती हूँ। नंबर 8, ज्ञानवापी के तहखाने में क्या है? पर्दा उठने वाला है। क्या है धर्माचार्यों की राय? ज्ञानवापी मस्जिद के सवे में जुटी टीम को दोनों तहखानों की चाबी मिल चुकी है।
उससे पहले अलग अलग जानकारों ने अपने अनुभवों के आधार पर क्या कुछ कहा उसे समझना जरूरी है। 1992 में तहखाने के अंदर जाने वाले एक धर्माचार्य का कहना है कि इसमें किसी तरह का संदेह नहीं कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। लेकिन अब जब अदालत के आदेश के बाद तहखाने को खोला जा रहा है तो सच जनता के सामने होगा। सबसे पहले तो हमें वहां पर ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं। औरंगजेब ने 1669 में एक प्रमाण जारी किया था जिसकी एक कॉपी आज भी कोलकाता की लाइब्रेरी में रखी गई है। 7वीं प्रज्ञा, तहखाना बिल्कुल खुलना चाहिए। पहले भी किसी ने इसका विरोध नहीं किया था और अब भी नहीं कर रहे हैं। ये विवाद अब खत्म होना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। आचार्य शैलेश तिवारी। शनिवार से शुरू हुआ सवे का काम। ज्ञानवापी मस्जिद के सवे पर वाराणसी के एक कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने अपने आदेश में ज्ञानवापी मस्जिद का तहखाना खोलने और मस्जिद परिसर के हर हिस्से की वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस काम के लिए 2 और कमिश्नर नियुक्त किए हैं। 3 सदस्यीय टीम सवे का काम पूरा कर आगामी 17 मई को अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपेगी। सवे का यह काम रोजाना सुबह 8 बजे से 12 बजे तक होगा। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि सवे का यह काम रुकना नहीं चाहिए। यदि कोई सवे के काम में अवरोध उत्पन्न करता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। नंबर 9, गुना में शिकारियों ने सी समेत 3 पुलिसकर्मियों को गोलियों से भूना। शिवराज ने किया 1 करोड़ मुआवजे का ऐलान। मध्य प्रदेश के गुना के आरोन थाना क्षेत्र के जंगल में शिकारियों ने कत्लेआम मचाया है। काले हिरण के शिकारियों ने गुना के आरोन थाने के SI, हेड कांस्टेबल व आरक्षक समेत 3 पुलिस कर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी। गुना के SP राजीव मिश्रा ने बताया कि पुलिस टीम पर शिकारियों ने अचानक से हमला किया जिसमें 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। मृतकों के नाम सब इंस्पेक्टर राजकुमार जाटव, आरक्षक नीरज भार्गव और आरक्षक संतराम हैं। गुना गोलीबारी, IG पर गिरी गाज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मुआवजे का ऐलान करते हुए कहा, मारे गए पुलिसकर्मियों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा और उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उनके प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उनका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जाएगा। घटना के बाद देर से पहुंचने पर ग्वालियर के IG को तत्काल हटाने का फैसला किया गया है। अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तीनों पुलिस कर्मियों राजकुमार जाटव, नीरज भार्गव और संतराम का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं उनके बलिदान का सम्मान करता हूं। गृह मंत्री का बयान। इस घटना पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस को कुछ अपराधियों के बारे में सूचना मिली थी और उन्होंने उन्हें घेर लिया। खुद को घेरा पाकर अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। ड्यूटी के दौरान एक SI सहित 3 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। हम अपराधियों को जल्द ही पकड़ लेंगे और सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक मोर के शव के साथ हिरण के 5 सिर और 2 शव बरामद किए गए। ऐसा लगता है कि वे शिकारी थे। CM ने बुलाई बैठक। घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है। पुलिस और शिकारियों के बीच हुई भिड़ंत की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास पर आज सुबह 9:30 बजे आपात उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और DGP सहित तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। गुना जिले के अधिकारियों ने भी इस दौरान वर्चुअल माध्यम से बैठक में शिरकत की। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि गुना के पास अपराधियों की गोलीबारी में पुलिस के 3 जांबाज अफसर और कर्मचारी ने बलिदान दे दिया। अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। गुप्ता सूचना के आधार पर पुलिस गई पकड़ने। जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक देर रात पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग काला हिरण का शिकार करने आए हैं, जिसके बाद पुलिस गुना के आरोन इलाके में शिकारियों पर दबिश देने पहुंची और इसी दौरान शिकारी और पुलिस आमने सामने आ गए। शिकारियों ने पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया और दनादन फायर कर दिए। घटना में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। नंबर 10, BPSC पेपर लीक मामले को लेकर CM नीतीश पर भड़के चिराग। बोले, युवाओं के भविष्य साथ खिलवाड़ कर रहे मुख्यमंत्री। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC द्वारा आयोजित 67वीं सिविल सेवा परीक्षा के प्रश्न पत्र कथित रूप से लीक होने के मामले में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने CM नीतीश को निशाने पर लेते हुए कहा कि पेपर लीक मामले पर कोई एक्शन नहीं होने से बिहार की छवि राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर ही खराब हुई है। क्या कहा चिराग ने? चिराग पासवान ने कहा, अभी तक कौन से अपराध की जांच रिपोर्ट सामने आई और कितने अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है? यहाँ पर जितने ऐसे कार्य हुए उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले से बिहार की छवि खराब हुई है।
बिहार में जिस तरीके से शिक्षा स्तर लगातार गिरता जा रहा है, ये उसके नए मापदंड को इस पेपर लीक ने पार किया है। बिहार में आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार युवाओं के भविष्य साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कोई मामूली घटना नहीं है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। 4 लोग गिरफ्तार। आपको बता दें कि बीपीएससी पेपर लीक मामले में अभी तक एक प्रखंड विकास अधिकारी, बीडीओ समेत 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। राज्य पुलिस की विशेष इकाई द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि ये गिरफ्तारियां बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने की है। गिरफ्तार लोगों की पहचान भोजपुर जिले के बरहरा के बीडीओ जयवर्धन गुप्ता के रूप में हुई है, जिन्हें आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज का प्रभारी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था, जहां रविवार को कथित तौर पर प्रश्न पत्र लीक हुआ था। रविवार दोपहर को 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा शुरू होने से कुछ मिनट पहले प्रश्न पत्रों के एक सेट के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। तो ये थे आज के ताज़ा समाचार। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नए खबर के साथ, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।